बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से मुस्लिम लीग नून के माइंड सेट से पर्दा उठा दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के हामी हलकों की तरफ से ये तासर दिया जा रहा था कि बिलावल की तरफ से पीपल्स पार्टी की तरफ से 2-3 साल का फार्मूला पेश किया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से इसकी तरदीद की गई है, जबकि इस तरदीद की तस्दीक की है इसहाक डार ने। उन्होंने क्या कहा, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी खबर हमारे सामने है, टीपू आरफ आमिर, उसको कत्ल कर दिया गया है। इसको जैसे कत्ल किया गया बहुत साल पहले, कई दहाइयाँ पहले अहमद शाह मसूद को भी इसी तरह से अफगानिस्तान में कत्ल किया गया था। इन दो खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक तीसरी खबर भी हमारे पास है। वो है मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि एक प्रिंटिंग प्रेस पकड़ी गई है लक्ष्मी चौक में। अमूमन प्रिंटिंग का ज़्यादातर काम उर्दू बाज़ार में होता है। इमरान खान की तरफ से 2013 के इंतखाबात के बाद कहा गया था, इल्ज़ाम लगाया गया था कि मुस्लिम लीग नून के जो वोट थे, जो बैलेट पेपर थे, वो शाया किए गए, छापे गए उर्दू बाज़ार में, लेकिन इमरान खान ने इस पर कोई सबूत पेश नहीं कर सके थे। लेकिन अब जो प्रिंटिंग प्रेस लक्ष्मी में पकड़ा गया है, उसमें मियां नवाज शरीफ के उसमें बैलेट पेपर्स मानसहरा के हल्के के वो पकड़े गए हैं, बड़ी तादाद में पकड़े गए हैं। साकिब खरल ने ये कारनामा अंजाम दिया है। उसके बाद से साकिब खरल साहब कहाँ हैं कुछ पता नहीं है। साकिब खरल साहब अपनी टीम वहाँ पे ले गए, कैसे ले गए, उनको कैसे मुखबरी हुई, ये भी बहुत बड़े सवालात हैं। बहरहाल हुआ वहाँ पे ये है कि साकिब खरल वहाँ पे अपनी टीम के साथ जाते हैं, वहाँ पे बिखरे पड़े हैं, कुछ इकट्ठे पड़े हैं और कुछ मशीनों में हैं बेल्ट पेपर्स मानसहरा के। कहा जा रहा है कि वहाँ पे प्रिंटिंग हो रही थी बेल्ट पेपर्स की, मियां नवाज शरीफ के हल्के NA 15 मानसहरा की और NA 130 लाहौर की। इसके साथ ही मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बेल्ट पेपर्स भी वहाँ से मिले हैं, हल्का NA 119 लाहौर के। ये पेपर्स अब क्यों शाया किए जा रहे हैं, अब क्यों छापे जा रहे हैं? इंतखाबात को हुए तो 10-12 रोज़ हो चुके हैं। इंतखाबात 8 फरवरी को हुए। नाजरीन, यहाँ पे ये भी जहन में रखना है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हुए और कितने ज़्यादा मुतनाज़ हो गए। तहरीक इंसाफ आप भी कह रही है कि ये इंतखाबात धांधली ज़दा हैं, वसी पैमाने पर धांधली हुई है। जीती हुई सीटें हमारी 85 सीटें वो हरा दी गई हैं। वो फॉर्म 45 लिए फिरते हैं और दूसरी तरफ 47 फॉर्म पर नतीजा जारी किया गया है। ये एक बहुत ज़्यादा मखदूश सूरत हाल है। तो तहरीक इंसाफ की तरफ से कई हलकों के बारे में इलेक्शन कमीशन से रुजू किया गया है, ट्रिब्यूनल के पास भी वो जा रहे हैं। उनका तो हर हलके में इल्ज़ाम है जैसे वो हारे हैं कि यहाँ पे धांधली हुई है। मियां नवाज शरीफ के NA 130 में यासीन राशिद के जीतने के ऐलानात हो चुके हैं। हल्का NA 15 वहाँ पे मियां नवाज शरीफ के मुकाबले में शहजादा गस्तासब जीते थे, उनकी जीत का नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया गया। वहाँ पे मियां नवाज शरीफ की तरफ से इलेक्शन कमीशन से रुजू किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने एक दफ़ा तो शहजादा गस्तासब का नोटिफिकेशन उनकी जीत का जारी कर दिया। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने एक बार फिर वहीं से रुजू किया तो दोबारा से उसी हल्के को खोला जा रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये पेपर्स कहाँ पे इस्तेमाल होने थे कई दिन के बाद, क्योंकि कमीशन रावलपिंडी लियाकत चड्ढा की तरफ से कहा गया है कि हमने 70 हज़ार वोटों से जीते हुए लोगों को हराया है और उनकी जगह हारे हुए लोगों को कामयाब कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा था कि अब भी ठप्पे लग रहे हैं, 8 दिन बाद 10 दिन बाद भी ठप्पे लग रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया था कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से। तो ये जो बैलेट पेपर शाया किए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, हर उस हल्के में जिसमें मुस्लिम लीग नून जीती है उनके उम्मीदवार हारे हैं, उसको चैलेंज किया हुआ है। तो कल यही पेपर्स वहाँ पे जाने हैं जो पहले कास्ट हो चुके हैं, तो उनको फिर नज़र तो यही आता है कि हर चीज़ को जेन्युइन दिखाने के लिए ये बैलेट पेपर छापे जा रहे थे। अभी इन पर ठप्पे लगने थे, उसके बाद उन बोरों में इनको डाल दिया जाना था जिनमें वो पेपर पड़े हुए हैं जो गवाही दे रहे हैं कि कौन इस हल्के से जीता है, कौन इस हल्के से हारा है। हो सकता है कि लक्ष्मी वाले प्रिंटिंग प्रेस में ये पेपर इन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाने हों। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा जा सकता है, जैसा कि कहा भी जा रहा है कि ये सारी कारस्तानी है तहरीक इंसाफ की, इन्होंने ये सारा कुछ बदनाम करने के लिए मुस्लिम लीग को सारा कुछ किया है। अगर ये सारा कुछ है, हुकूमत किसकी है, निगरान हुकूमत है, किसकी हामी है, किसके लिए सारा कुछ वो कर रहे हैं,
یہ تو پہلے روز ہی ان کی طرف سے پکڑا جانا چاہیے تھا، حکومت کی طرف سے یہاں پہ چھاپا مارا جانا چاہیے تھا، لیکن ایک غیر جانبدار آدمی وہاں پہ پہنچ گیا ہے، اس نے سارا کچا چٹھا سامنے رکھ دیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کون طاقتور ثابت ہوتا ہے، جال سازی کرنے والے یا پھر جال سازی پکڑنے والے۔ اور پھر ثاقب کھرل کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا سکینڈل بریک کیا ہے۔ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ثاقب کھرل کی طرف سے کیسے وہاں پہ چھاپا مارا گیا اور انہوں نے جو کچھ اس موقع پر کہا۔ جی رائے صاحب۔ جی بالکل، میں اس ٹائم لکشمی چوک کے ایک پرنٹنگ پریس پہ موجود ہوں، جہاں سے میرے سورس تھے، ہمارے سورس نے بتایا کہ جناب یہاں پر 8 فروری کو جو الیکشن ہو گئے میں، جس میں نواز شریف صاحب مانسہرہ والے سیٹ ہار گئے میں، اس کے بیلٹ پیپر جو ہیں وہ چھاپے جا رہے ہیں۔ ہم جب یہاں پر پہنچے ہیں تو یہ پرنٹنگ پریس کے حالات ہے جناب والا، یہ دیکھ لیجیے، ذرا کلوز دکھائیے۔ NA-15 مانسہرہ، یہ شہزادہ محمد گستاخ خان صاحب جو جیتے ہیں، محمد نواز شریف صاحب جو یہاں سے الیکشن ہارے ہیں، اور یہ دیکھتے جائیے کہ پیپر ہے کتنے ہیں، آپ یہ دیکھتے جائیے، یہ سارے پیپر ہیں اور یہ بیلٹ پیپر ہے، یہ سب کے سب بیلٹ پیپرز ہیں۔ ہم لوگ جب یہاں پہ آئے وہ ریکارڈ ڈیٹیلڈ ویڈیو جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جب ہم لوگ یہاں پر آئے جو یہاں پر سٹاف تھا وہ تو کہنا آگے سٹارٹ ہو گیا کہ ہمیں تو بھی 2 گھنٹے پہلے آرڈر آئے اور ہم نے یہ چھاپنے شروع کر دیے۔ حالانکہ بیلٹ پیپر کوئی بھی پرنٹنگ پریس پاکستان کا، سرکاری پرنٹنگ پریس کے علاوہ کوئی بھی پرنٹنگ پریس نہیں چھاپ سکتا۔ ٹپ آئی تھی، ٹپ کے اوپر کام کرتے یہاں پر پہنچے تو آگے جناب بالکل یہ دن دہاڑے یہاں پر میاں محمد نواز شریف صاحب جو الیکشن ہار چکے ہوئے ہیں، NA-15 مانسہرہ کا، اس کا جناب والا یہاں پر بیلٹ پیپر چھاپے جا رہے ہیں، اور یہ آپ کی اور میری جمہوریت ہے۔ فوری طور پر وہ میڈیا میں لے آئے۔ جیسے ہی یہ خبر میڈیا میں آتی ہے تو پہلے جو بھونچال اٹھایا تھا مولانا فضل الرحمان کے انکشافات نے، اور اس کے بعد جو کمشنر کی طرف سے کہا گیا تھا اس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے ٹھٹا میں کیے گئے جلسے میں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا گیا مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ 2 سال کے لیے آپ وزیر اعظم بن جائیں، 2 سال کے لیے آپ کے سپرد حکومت ہوگی، 3 سال ہمیں دے دیے جائیں۔ 3 سال پہلے مسلم لیگ نون کے، 2 سال اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے، جبکہ پہلے یہ تاثر دیا گیا تھا کہ یہ تجویز پیپلز پارٹی کی طرف سے سامنے آئی ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے یہ بالکل بے نقاب کر کے رکھ دیا کہ یہ تجویز مسلم لیگ نون کی طرف سے آئی تھی کہ پہلے 3 سال ہمارے، اس کے پھر 2 سال آپ کے۔ تو بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہم نے انکار کر دیا، اب بھی ہم انکار کرتے ہیں۔ شاید بلاول بھٹو زرداری کو یہ پتہ ہے کہ 3 سال ان کو دے دیا گیا ہے، 1.5 سال میں، 2 سال میں تو یہ حکومت فارغ ہو جائے گی۔ تو ہماری باری کب آئے گی؟ کیا مسلم لیگ نون 2 سال، 1.5 سال پہلے پیپلز پارٹی کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ ایسے معاملات اس وقت طے ہوتے ہیں جب اعتماد کا رشتہ بڑا مضبوط ہو، لیکن ان کے درمیان اعتماد کیا ہے؟ یہ تو ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے پر آ جاتے ہیں، کاٹ رہے ہیں اور آئندہ بھی شاید کاٹتے رہیں۔ اس حوالے سے اسحاق ڈار کی طرف سے تصدیق کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹیوں کے مابین گفتگو ہو رہی ہے، جبکہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ کسی طرف سے کوئی بات باہر نہیں جائے گی، لیک نہیں ہوگی، پبلک نہیں کی جائے گی۔ تو یہ باتیں بھی ان کو چاہیے کہ بالکل پبلک نہ کریں، جو کچھ اندر ہو رہا ہے وہ باہر نہ آنے دیں۔ تو کیا اسحاق ڈار صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی نہ بتایا جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری تک، آصف علی زرداری تک اگر کوئی بات پہنچتی ہے تو اس کو لیک نہ کیا جائے۔ تو اب ان کے پلے رہ کیا گیا؟ کیسا اعتماد، کیسی حکومت سازی، کیسے پہلے 3 سال اور کیسے بعد میں 2 سال۔ بہرحال دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی ابھی تک مذاکرات کر رہی ہے، تو ان کے مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے؟ کل تک تو یہ بحث ہو رہی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے یا نہیں بنیں گے۔ وہ واضح ہو گیا کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بن رہے، تو شہباز شریف کا اعلان کیا گیا۔ تو شہباز شریف کی مخالفت بھی مسلم لیگ نون کے اندر سے ہو رہی ہے۔ تو کیا شہباز شریف کا وزیر اعظم بننا بھی معلق ہو گیا یا یقینی ہے؟ دیکھتے ہیں 1-2 روز میں بالکل واضح ہو جائے گا۔ تو وزیر اعظم کون بنے گا؟ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کا امیدوار وزیر اعظم بن جائے، کیونکہ ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی عمر ایوبی کی طرف سے، ان کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم تحریک انصاف کا بنے گا۔ کس وثوق کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا؟ انہوں نے کہا کہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ ان کو تو امیدوار نہیں ملیں گے، امیدوار مل گئے تو ان کے کاغذات نامزدگی وہ مسترد ہو جائیں گے، اور ان کو تو الیکشن کے لیے ایجنٹ بھی نہیں ملیں گے۔
उमर अयूब ने कहा कि सारा कुछ हमने मैनेज किया, बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया, और फिर ये भी कहा जा रहा था कि इनको तो बिल्कुल हरा दिया जाएगा, शिकस्त दे दी जाएगी। वो कहते हैं कि शिकस्त भी हमें उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से इन्होंने दी थी। तो इमरान खान की तरफ से जो कुछ भी कहा गया था, उन्होंने कहा था कि हमारे उम्मीदवार भी सामने आएंगे, हमारे एजेंट भी मौजूद होंगे और इलेक्शन भी हम जीतेंगे, ये इमरान खान की तरफ से कहा गया था। उन्होंने कहा कि अब इमरान खान ने कहा है कि पंजाब में भी हम हुकूमत बनाएंगे और मरकज़ में भी हम हुकूमत बनाएंगे। मरकज़ में, पंजाब में तहरीक इंसाफ की तरफ से अब ये कहा गया है कि हम हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं और हम ही हुकूमत बनाएंगे। इमरान खान ने पहले भी जो कुछ कहा था वो पूरा हुआ, वो सच साबित हुआ, तो ये हुकूमत हमारी बनेगी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून वो क्या फार्मूला तय कर रहे हैं, किस फार्मूले पर मुतफिक होंगे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगर तहरीक इंसाफ मैदान में आ जाती है, जैसा कि वो यकीन का इजहार कर रही है कि वज़ीर-ए-आज़म तहरीक इंसाफ का बनेगा, तो क्या नाजरीन आप भी समझते हैं तहरीक इंसाफ का वज़ीर-ए-आज़म बनेगा? बहुत कुछ हो रहा है इंतखाबात के हवाले से। हो सकता है कि कलअदम करार दे दिया जाए या कोई नया फार्मूला निकल आए। अगर हुकूमत बनती है तो फिर तहरीक इंसाफ के चांसेस भी मौजूद हैं। अब आ जाते हैं टीपू ट्रकांवाला, उसके बेटे को बलाज को हलाक कर दिया गया। वो ठोकर नियाज बेग पर चुंग में किसी शादी पर इनवाइट थे, वहाँ पे उनके साथ उनके गार्ड भी मौजूद थे, इसके बावजूद भी उनको कत्ल कर दिया गया। उनका बाप टीपू ट्रकांवाला वो भी इसी तरह से हादसे में एक हमले में मारे गए थे, उनको भी कत्ल किया गया था। बलाज शादी पर मौजूद थे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, अहमद शाह मसूद वो एक बड़े लीडर थे अफगानिस्तान के, कई दहाइयों कबल उनको भी हलाक कर दिया गया था। उनको किस तरह से हलाक किया गया था? कोई कैमरामैन उनके पास जाता है इंटरव्यू के लिए, उस कैमरे में गन फिट होती है, वो तो इंटरव्यू देने के लिए तैयार बैठे होते हैं, लेकिन कैमरे से गोलियां निकलना शुरू हो जाती हैं। अहमद शाह मसूद मौके पर मारे जाते हैं। इसी तरह से बलाज के साथ भी हुआ है। बलाज ट्रकांवाले के साथ उनके गार्ड उनके साथ थे, उनकी हर वक्त हर लम्हा हम वक्त हिफाजत की जाती थी। वहाँ पे कैमरे वाला शूट कर रहा था, शूट मतलब कि वो वीडियो शूट कर रहा था, लेकिन असल शूट भी कर गया, शूटिंग कर दी उसने भी कैमरा लगाया हुआ था। इसी दौरान फायरिंग की आवाज़ें आने लगी कैमरे से या उसके पास जो पिस्टल मौजूद था। तो बलाज ट्रकांवाला के गार्ड बड़े विजिलेंट थे, बड़े होशियार थे, बड़े चालाक थे, लेकिन ऐसे मौके पर कहाँ किसी को मौका मिलता है किसी की हिफाजत करने का। बहरहाल उन्होंने कातिल को भी, हमलावरों को भी वहीं पे ढेर कर दिया, बजाय इसके कि उसको पकड़ा जाता और पता किया जाता कि इसके पीछे कौन है। शायद ये भी हो सकता है कि उनको इसकी ज़रूरत नहीं थी और इनको टीपू ट्रकांवाला इस ख़ानदान को पता है कि इसके पीछे कौन हो सकते हैं। दुश्मनी उनकी चल रही है, लाहौर में और भी बड़ी बड़ी इस तरह की दुश्मनियाँ चलती हैं। तो ऐसी दुश्मनियों का अंजाम यही होता है। बहरहाल आपके सामने हमने रखा कि कितने चालाक थे हमलावर, जिन्हें पता था कि टीपू ट्रकांवाला के बेटे के साथ हमेशा हम वक्त गार्ड रहते हैं। उन्होंने फिर नई प्लानिंग बना ली। तो इस तरह की प्लानिंग अमूमन होती रहती है, लोग फूल प्रूफ प्लानिंग करते हैं। तो जो कातिल था वो कौन था, इसके बारे में भी जल्द मालूमात सामने आ जाएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।